हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे थे, वृद्धि और विकास को जान रहे थे। तो वृद्धि और विकास का बच्चों हमारा आज लेक्चर 5 होगा, लेक्चर 5। तो हम जो पढ़ रहे थे इसमें बच्चों, वो पढ़ रहे थे हम स्टेजेस। हम विकास की अवस्थाओं को जान रहे थे, हम स्टेजेस के बारे में जान रहे थे। ठीक है, कि किस प्रकार से कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं। जन्म पूर्व अवस्था, उसका क्या समय होता है, फिर जन्म पूर्व अवस्था के बाद कौन सा समय आता है। तो इस प्रकार से हम स्टेजेस को देख रहे थे। तो स्टेजेस को हमने देखा था कि भाई हमने 7 स्टेजेस, हमारी 7 विकास की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 4 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपका प्री नटाल स्टेज है ना, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज। और चाइल्डहुड के हमने 2 डिवीज़न किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, और आपका चौथा एडोलसेंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे, और ये 4 ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो बच्चों, जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी पहले की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो आपको समझने में आसानी होगी, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आप पहले की वीडियोस अवश्य देखें। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर पर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अपने आज लेक्चर 5 पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस को ही हम अभी फॉरवर्ड करेंगे, स्टेजेस को ही हम आगे जानेंगे। इसके अभी आपके और 2-3 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो देखो बच्चों, हमने ये सब चीज़ें देखी थी पिछले लेक्चर में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं हम देख रहे थे। तो विकास की अवस्थाओं में हमने आपको बोला कि भाई आपके लिए ये 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए ये 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा था प्री नटाल स्टेज, जन्म पूर्व अवस्था, जिसका हमने टाइम पीरियड होता है हमारा 40 हफ्ते या फिर 9 महीने 10 दिन। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, टाइम पीरियड पूछेगा और आपको हिट कर देना आंसर को। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इतना ही समय क्यों होता है। कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें समय भी कम लगता है या कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन जो ओवरऑल देखा जाता है तो वो लगता है 40 हफ्ते या फिर 9 महीने 10 दिन। तो इस टाइम पीरियड को आपको याद रखना है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरी स्टेज हमने देखी थी इन्फेंसी स्टेज, आपका शैशवावस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है हमारा जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। 0 जो डिनोट कर रहा है बच्चों यहाँ पर, वो कर रहा है जन्म, यानी जब उसने जन्म ले लिया, जब वो इस दुनिया में आ गया, तो उसको हमने 0 से डिनोट किया है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था आपकी होती है शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी स्टेज। क्लियर। तीसरा स्टेज हमने देखा था चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तीसरा स्टेज हमने देखा था बच्चों चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है हमारा, वो है बच्चों 2 से 12 वर्ष, 2 से 12 वर्ष का समय। तो 2 से 12 वर्ष का समय जो होता है वो होता है हमारा बाल्यावस्था का। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में, इसके 2 सब डिविजन्स हमने किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, या दूसरा लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। और दोनों के समय भी अलग हैं, दोनों के टाइम पीरियड भी बच्चों अलग हैं। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है आपका 6 से 12 वर्ष। देखो, इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को याद रखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चीज़ों को समझ जाएंगे अपने आप, जैसे जैसे चीज़ों को आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीज़ें आपको अपने आप ही याद होने लगेगी। ठीक है जी, तो हमने ये सब देखा था। तो इसके बाद हमने प्रीनेटाल स्टेज की विशेषताओं के बारे में बात कर ली थी, हमने इन्फेंसी स्टेज की विशेषताओं के बारे में बात कर ली थी, थोड़ा सा हमने चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास हम बाल्यावस्था से ही स्टार्ट करेंगे, बाल्यावस्था से, और बाल्यावस्था के बाद हम थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड को देखेंगे, थोड़ा सा पूर्व बाल्यावस्था को देखेंगे। देखिए, बहुत आराम से और बहुत धीरे से सीखना है, बहुत मतलब मकसद सीखने का होना चाहिए।
ठीक है, रटना नहीं है। ऐसे बहुत से एजुकेटर हैं जो आपको सब कुछ करा देंगे, सब कुछ समझा देंगे भी नहीं, रटवा देंगे। तो चीज़ों को रटना नहीं है, आराम से करना है, चीज़ों को सीखते चलना। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी चाइल्डहुड से। तो बच्चों, चाइल्डहुड का आपसे समय पूछा जाए, बाल्यावस्था का आपसे समय पूछा जाए, तो आपको पता है बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 12 वर्ष। 2 से 12 वर्ष, तो 2 से 12 वर्ष का समय होता है बच्चों बाल्यावस्था। अब अच्छा बच्चों, बाल्यावस्था अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बताऊं, तो बाल्यावस्था को हम टॉय एज भी बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी एज भी बोलते हैं, यानी अन्वेषणात्मक, खोजकर्ता वगैरह। आपका इसे चैटर बॉक्स एज भी बोलते हैं। ठीक है, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इस एज, इस अवस्था को हम प्री गैंग स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे जब हम इसकी जो सब डिविजन्स जानेंगे, उनके अनुसार उन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उनसे आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये ओवरऑल की बात मैंने करी थी कि भाई ओवरऑल ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें से किस अवस्था को हम प्री गैंग बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, वो जानना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखेंगे उनको भी। तो बाल्यावस्था बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनता है कि समय होता है 2 से 12 वर्ष, या फिर आपसे क्रम पूछ लिया जाता है, जो क्रम हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई प्री नटाल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये क्रम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, इसकी बातों को थोड़ा जान लेते हैं, फिर से बाल्यावस्था को रिकॉल हो जाएगा, आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो बाल्यावस्था में बच्चों, इस अवस्था में हमें भी हमारे बहुत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शारीरिक हो, सामाजिक हो, मेंटल हो, मोरल हो, परिवर्तन तो होते ही। ठीक है, अब वो परिवर्तन क्या होते हैं? अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका विकास भी होना शुरू हो जाता है। हमने आपको बताया था कि विकास कब से शुरू होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि विकास की शुरुआत तो माँ के गर्भ से ही हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो विकास भी होना शुरू हो जाता है, और विकास तो चलता ही रहता है। ठीक है, बस ये होता है कि ग्रोथ जो होती है वो आपकी शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है, और एक मैच्योरिटी आने के बाद वो रुक जाती है, यानी इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगी, जिससे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, तो तीसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे सामाजिकता की ओर अग्रसर होते हैं, यानी जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अपने समाज से ज़्यादा लोगों से मिलने लगता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, आस पड़ोस में घूमने लगता है, तो वो समाज से जुड़ने लगा है, वो समाज से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को भी समझता जा रहा है कि कौन क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सामाजिकता की ओर भी अग्रसर हो रहा है, यानी उसका सामाजिक विकास, उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से अब चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। हमने कहा था इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी चीज़ों को वो इकट्ठा करने लगता है। कोई भी चीज़ हो, खेल खिलौने, कुछ भी, पत्थर वगैरह कुछ भी, तो उसके अंदर वो चीज़ें इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति होती है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसको नोटिस करें और देखें कि वो अपने खेल और खिलौनों को हमेशा संग्रह करके रखेगा या रखेगी, इकट्ठा करके रखेगा या रखेगी। ठीक है, और अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में सीखना भी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो आपको अपने आसपास या अपने परिवार के बच्चों को नोटिस करना चाहिए, बच्चों को उनको समझना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए। और आप तो पढ़ भी रहे हैं इसको, तो जो चीज़ पढ़े हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट मतलब दूसरों को देखकर, बच्चों को देखकर समझें कि हाँ यार ये बात हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात ऐसे ही नहीं बनती है, और ये तो पार्ट ऑफ साइंस ही है। और साइंस जो होती है वो तथ्यों पर बात करती है, वो कल्पनाओं पर बात नहीं करती। ठीक है, वो तथ्य होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे आप किसी मैटर को लें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और एक फिक्स्ड क्वांटिटी में होती है। आप अगर उन्हें चेंज कर दोगे तो उसकी कुछ ना कुछ और साल्ट हमें मिल सकता है, कुछ और सब्सटेंस हमें मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो जिसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आप बच्चों को नोटिस करा करें, आप बच्चों को देखा करें अपने समाज में। और वैसे भी बच्चों के बीच में ही जाना है, तो बच्चों को बीच में ही आप रहना सीखें। ठीक है जी। तो हमने देखा इस अवस्था में बच्चे में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है बच्चों, वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चाहे वह उसके काम की हो या ना हो। ठीक है, इस बात की आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आ जाएगा, संग्रह प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, बच्चा किस अवस्था में चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो आपका बाल्यावस्था समय होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 12 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात हम पिछले लेक्चर में भी जान चुके हैं। तो अब हम बाल्यावस्था की जो हमने इनको डिवाइड किया है, 2 इसके जो भाग हैं, अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। इनके बारे में देख लेते हैं, नंबर वाइज इनको देखेंगे, बारी बारी से इनको देखेंगे, बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, और पढ़ना भी उतना ही है जितना एग्ज़ाम में आना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान देना कोई ज़रूरत नहीं है। फिलोसफर बनना है आप बाद में बन सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो बच्चों हमने इसको 2 डिविजन्स में बांटा था, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था और लेटर चाइल्डहुड। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का अगर मैं आपसे समय पूछूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर इसका होता है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। आपसे पूछा जाए कि उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, समय अवधि क्या होती है, तो आप बताएंगे 6 से 12 वर्ष। क्लियर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो आप डायरेक्टली याद रखें। इस चीज़ को याद रखें कि बाल्यावस्था को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब देखते हैं बच्चों, पहले बात हम करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की। पहले हम जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड को कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या बातें होती हैं। और हमने आपको शुरुआत में बोला था कि भाई हम क्या बाल्यावस्था को जो है प्री गैंग, प्री स्कूल, एक्सप्लोरेटरी एज, चैटरबॉक्स एज, टॉय एज, है ना, इस प्रॉब्लम एज, इस प्रकार की बोलते हैं। तो अब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से बोलते हैं, किस अवस्था को बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इनके आपका क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चंस के आंसर अब आपको मिलने वाले। ठीक है, तो बच्चों डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास, तो इसके बारे में जानेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है। तो हमने आपको पता है कि बच्चों कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से 6 वर्ष की, 2 से 6 वर्ष की। तो इसे शिक्षकों द्वारा बच्चों प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्राक स्कूल अवस्था भी इसको कहा जाता है। प्री स्कूल एज मतलब जब बच्चा विद्यालय में नहीं जाता, किसी औपचारिक स्कूल में वो नहीं, जहाँ से उसे औपचारिक शिक्षा मिल रही है वहाँ पर वो उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, अभी वो केवल अपने घर पर है। प्री स्कूल एज यानी स्कूल में जाने से पहले की अवस्था। ठीक है, इसे शिक्षकों द्वारा प्री स्कूल एज कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री स्कूल अवस्था बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष। तो बच्चों शिक्षकों द्वारा इसे प्री स्कूल एज कहा गया। इसको जो है प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं, प्राक टोली अवस्था, प्री गैंग स्टेज। प्री गैंग स्टेज, गैंग का मतलब होता है समूह, ग्रोह या ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना। तो ये जो समूह है, बच्चा जो है अभी किसी समूह में नहीं,
बच्चे के अभी इतने कोई खास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके वो समूह में लगातार रह रहा है, कंटिन्यूसली चीज़ों को कर रहा है, तो उसका अभी कोई समूह नहीं बना है, उसका कोई गैंग अभी नहीं बना है, क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने घर के वातावरण से सीख रहा है और थोड़ा बहुत आस पड़ोस से। मेनली तो वो अपने घर के वातावरण से ही चीज़ों को सीख रहा है। आस पड़ोस का भी रोल काफ़ी है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है आपके घर का। ठीक है, तो अभी और अगर उसके फ्रेंड्स हैं भी तो उनकी अभी उसकी लाइफ में इतनी खास उनकी प्रायोरिटी भी नहीं है। तो बच्चों इसको प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं, यानी समूह बनने से पहले वाली अवस्था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अर्ली चाइल्डहुड को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम और किन नामों से जानते हैं, तो आपको दो नाम पता चले फिलहाल कि प्राक स्कूल अवस्था, प्री स्कूल एज, या फिर प्राक टोली अवस्था भी हम इसको कहते हैं, प्री गैंग स्टेज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, प्रत्यक्षणात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास, परसेप्चुअल, जिन चीज़ों को हम देखकर सीखते हैं, जिनका चीज़ों को हम देखने के बाद जब हम सीखते हैं तो हमारे ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, परसेप्चुअल जो आपको प्रत्यक्षली दिख रही हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक आपके विवेक से, आपके बुद्धि से, ये एक ब्रॉडर टर्म है कॉग्निटिव। ठीक है, आपके विवेक से, आपके बुद्धि से संबंधित, आपके मेंटल से संबंधित बातें यहाँ पर होती हैं। इनके बारे में बिल्कुल हम डीपली पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, सोशल डेवलपमेंट, इनके बारे में बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो बातें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, डिफर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके बारे में बिल्कुल अलग से ही पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक बनाएंगे और उस तरीके से उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भैया मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक विकास, भाषा विकास, प्रत्यक्षणात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा इमोशनल विकास, या फिर कहें सांवेगिक विकास, इमोशंस, रोना, हंसना, दुख, जेलसी, डर, ये सब क्या है, ये सब इमोशंस हैं, ये सब भावनाएं हैं। तो इन सब का विकास होते पाया गया है। आपने देखा होगा इमोशनल, सांवेगिक विकास, इमोशंस, जब हम बच्चे को किसी कार्य को करने से रोकते हैं या अपने बच्चे को ना देकर दूसरे के बच्चे को देता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक जेलसी की भाव आ जाती है, वो चिढ़ जाते हैं, है ना, या उनसे उनका कोई सामान दूसरे को शेयर करवा देते हैं तो भी उनके अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, वो चिढ़ते हैं, वो लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो इमोशनल विकास यानी सांवेगिक विकास इनका होते पाया गया है। बुद्धि, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, चीज़ों को कैसे करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, इन चीज़ों से हमें डांट पड़ सकती है, इन चीज़ों से हमें बचना है, तो ये भी विकास होते पाया गया है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने सीखा कि भाई एक उम्र तक बच्चे की जो है वोकल कॉर्ड्स, वागेंद्रियाँ जो है विकसित नहीं होती हैं, और एक उम्र आने के बाद उनकी वागेंद्रियाँ विकसित होती हैं, तब उनके उच्चारण सही होने लगता है। तो भाषा विकास भी, शब्दों का भंडार उनका बढ़ने लगता है, बातों जितने शब्द वो ज़्यादा, अगर मतलब आपका घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पर ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका भाषा विकास भी उसी प्रकार से होगा, अच्छा होगा। सही उच्चारण किया जाता है तो सही उच्चारण होगा। ठीक है, तो ये सब होता है। शारीरिक विकास तो आपका पता ही है, चल ही रहा है, वो तो जब तक मैच्योरेशंस नहीं होती है। तो इन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए कि अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था होती है जो, उसका टाइम पीरियड होता है हमारे प्यारे बच्चों 2 से 6 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से 3 क्वेश्चन। एक तो टाइम पीरियड, एक आपका प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज।
स्टेज। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझें और ध्यान से याद रखें। प्री स्कूल एज, स्कूल में जाने से पहले की अवस्था। देखो स्कूल में जाएगा, वहाँ भी सीखने के लिए जाएगा, सीख तो रहा है, वो अपने घर में सीख रहा है, लेकिन प्री स्कूल एज मतलब अपने स्कूल से जाने से पहले की अवस्था को हम बोलते हैं प्री स्कूल एज। बच्चे का एडमिशन स्कूल में 6 साल के बच्चे का होता है, ठीक है, तब उसकी जाकर स्कूल एज शुरू होती है। लेकिन उससे पहले की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था प्री स्कूल एज कही जाती है। प्राक टोली अवस्था, जब वो स्कूल में जाता है तो उसके ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखा ना स्कूल में, जैसे हमारे भी ग्रुप्स हुआ करते थे कि भाई हम इस ग्रुप के हैं, वो उस ग्रुप के, पढ़ने वालों के अलग, बैक बेंचर्स के अलग, ठीक है, स्मार्ट लोगों के अलग, डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के अलग, इस तरीके से ग्रुप्स हमारे बनते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं उनके, वो जो है स्कूल में जाने के बाद बनते हैं। तो स्कूल में जाने से पहले की अवस्था प्री स्कूल एज, यानी कि अभी समूह भी उनके नहीं बन रहे हैं, इसलिए प्री गैंग स्टेज भी इसको कहते हैं, प्राक टोली अवस्था भी इसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सारों पर बात करेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो पहली विशेषता क्या होती है बच्चों? पहली विशेषता के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है, एक प्रॉब्लम एज होती है, एक प्रॉब्लम स्टेज होती है। और ये समस्या अवस्था भी पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता द्वारा दी गई। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या कर रहा है, हमने आपको शुरू में बोला था कि इसको हम एक्सप्लोरेटरी एज, चैटरबॉक्स एज भी कहते हैं। कारण क्या है कि इस अवस्था में बच्चा जो है वो क्वेश्चंस बहुत करता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो वो जो भी नई चीज़ देखता है अपने आसपास, या जिसके बारे में भी जिस चीज़ के बारे में भी उसको जानने की क्यूरियोसिटी होती है, वो उसके बारे में क्वेश्चंस करता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से पूछता है। और जब तक वो जानकारी उसके जानकारी में नहीं आती, जब तक वो उस चीज़ को जान नहीं लेता, तब तक वो भी क्वेश्चंस करते रहते हैं उनसे लगातार, कि क्यों है, ऐसा क्यों है, कैसे है, इस तरीके से एटसेट्रा एटसेट्रा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। पेरेंट्स द्वारा इसको समस्या अवस्था इसीलिए कहा गया है क्योंकि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होता कि क्या जवाब दें, और बेचारे कोशिश तो करते हैं, बहुत हद तक कोशिश करते हैं, उनको चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो जो है उनके कान के नीचे 2-4 लगा भी देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं, बाकी बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम उसको बताने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, हम उसको बता नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है कि बच्चे की जो जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, उसकी जो क्यूरियोसिटी वाली जो नेचर है, जो जिज्ञासु उसकी जो नेचर है, वो खत्म हो जाती है। वो चीज़ों को अब जानने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं पूछूंगा ये मेरे को मारेंगे, तो वो चीज़ों को जो है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करता। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो बच्चों को पीटना नहीं है। इससे ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है, उनकी क्यूरियोसिटी नीचे हो जाती है, वो चीज़ों को अब जानना पसंद नहीं करेंगे। अगर वो जानना भी चाहेंगे तो उस चीज़ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो पिटाई होनी है। इसलिए पेरेंट्स ने इसको समस्या अवस्था बताया, ठीक है। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जिज्ञासा को शांत कर पाएँ किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हमने बताया कि एक समस्या अवस्था होती है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखो, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने पर अधिक बल डालते हैं। बंधकर रहना पसंद नहीं करते हैं वो। जैसे अगर वो कोई काम करे, वो कोई चीज़ करने की कोशिश करे और हम उसको रोक दें, हम उसको टोक दें, हम उसको मना कर दें,
या हम उसको चोट पहुंचा दें, तो वो बंद कर रहना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं एक्सप्लोर करना चीज़ों को, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो वो बंद कर रहना पसंद नहीं करते, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर ज़्यादा बल देते हैं। हमारा क्या दायित्व है, पेरेंट्स का क्या दायित्व है कि उनको देखते रहें, बस ध्यान रखें कि उनको किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, केवल इतना ध्यान रखना है। बाकी उनको कार्य करने दें, उनको चीज़ों को सीखने दें, क्योंकि वो चीज़ों को समझना चाहते हैं। वो इस दुनिया में आए हैं, उनके सामने नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो तो वो चीज़ों को पूछेंगे तो हैं, वो चीज़ों को समझने की कोशिश तो करेंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, ऐसा ही क्यों है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से, कैसे, स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने पर अधिक बल डालते हैं। वो बंद कर रहना पसंद नहीं करते हैं, वो बंद नहीं रहना चाहते, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे की जो जिज्ञासा है वो एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। बच्चे का जो एक मेंटल डेवलपमेंट है वो एक अच्छे उस पर नहीं जा पाएगा। उसके अंदर का जो एक साइंटिस्ट है बच्चे के अंदर, एक्सप्लोर करने के गुण, वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, स्वतंत्र रखें उनको, स्वतंत्र छोड़ें, बस थोड़ा सा ध्यान उन पर रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस उम्र के बालक अधिक जिद्दी, विरोधात्मक, विरोध करने वाले, निषेधवादक, नेगेटिविस्टिक तथा हठी, डिसओबीडियंट होते हैं। आपने देखा, आप बच्चों को किसी कार्य को करने को मना कर दें इस उम्र के, तो वो मानते नहीं है, वो करना चाहते हैं उस काम को। ठीक है, आप अगर वो कोई चीज़, मान लीजिए आपका सोने का टाइम है और बच्चा खेलना चाहता है, तो वो खेलेगा, वो आपका विरोध करेगा, वो आपको विरोध में रहेगा कि नहीं मुझे तो करना है ये काम। तो इस उम्र के बालक जिद्दी होते हैं, वो जिद करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, क्यों है ऐसा, क्यों है, कैसे कैसे कैसे, कोई चीज़ खानी है तो खानी है, मुझे यही लेना है, मुझे यही खाना है। तो इस प्रकार से वो जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, डिसोबीडियंट होते हैं, यानी कहना नहीं मानते हैं, वो बातों को नहीं मानते हैं, रोक कर या किसी और तरीके से वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इस अवस्था की ये एक विशेषता होती है कि बच्चा जिद्दी होता है, डिसोबीडियंट होता है, विरोधात्मक, एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक है, तो इस बात को समझें और इस बात को ध्यान रखें। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन व्यवहारात्मक समस्याओं के कारण ही माता पिता इस अवस्था को समस्या अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इस अवस्था को समस्या अवस्था किसके द्वारा कहा गया है, तो इस अवस्था को समस्या अवस्था माता पिता द्वारा कहा गया है। अब उन्हें खुद ही कोई चीज़ नहीं पता है तो वो बच्चे को भी कैसे बता पाएंगे, या पता भी हो तो वो इतना अपने शेड्यूल में, इतना हेक्टिक शेड्यूल में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस वजह से भी वो अपना गुस्सा दूसरों पर, बच्चों पर या एक दूसरे पर, पेरेंट्स उतारते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है बच्चे की डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है जी, तो ये एक हमारी कैसी अवस्था होती है, समस्या अवस्था होती है। दूसरी जो इसका पॉइंट है, दूसरी जो इसका विशेषता है, वो ये कहती है कि बालकों में अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है, यानी कि इंटरेस्ट इन टॉयज, बच्चों की खिलौनों के अंदर अधिक प्रवृत्ति होती है। देखा होगा आपने, बच्चे खेल खिलौने बहुत होते हैं बच्चों के पास, बच्चे खिलौनों से ही खेलना पसंद करते हैं। जैसे देखा आपने कि बच्चों के गैस चूल्हे वगैरह, कप प्लेट, ये सब आते हैं, तो वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं उससे इमेजिन करके। ठीक है, कोई और खेल खिलौना जैसे आपके गुड्डे गुड़िया, ये सब चीज़ें, तो बच्चे इससे खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं इस अवस्था में, 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये बात आपको समझ में आई कि खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं बच्चे बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था की भी किस अवस्था में, अर्ली चाइल्डहुड।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे भी ऑप्शन आ जाए ना बच्चों कि खिलौनों की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, टॉय एज किस अवस्था को कहा गया है। अगर आपके ऑप्शन में प्रारंभिक बाल्यावस्था ना दिया जाए और केवल बाल्यावस्था दिया जाए तो आप बाल्यावस्था को हिट करेंगे, उसमें से कोई नहीं को हिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल्यावस्था का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इस अवस्था में बालक खिलौनों से अधिक खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालकों में खिलौनों से खेलने की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, अभिरुचि अधिकतम होती है। और जब बालक इस अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं, अर्थात वे 6 साल के होते हैं, तो उनकी अभिरुचि समाप्त हो जाती है। यानी जब वो उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन 6 साल की उम्र में होता है। तो जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनकी खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें, इन बातों को समझें कि बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यही कारण है कि इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। अभी हमने देखा था पहला पॉइंट कि प्रॉब्लम एज, इसको हम प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, इसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, इसको हम प्री गैंग एज भी कहते हैं। तो इन बातों को आप याद रखें, आपको याद हो भी गई होंगी, चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है जी। तीसरा जो इसका विशेषता है, तीसरी विशेषता देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। तैयारी का समय, किन की तैयारी का समय? बच्चों की तैयारी का समय। तो शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। अर्ली चाइल्डहुड हैज बीन कंसिडर्ड एज द टाइम फॉर प्रिपरेशन बाय टीचर्स। यानी इसको तैयारी का समय क्यों कहा गया? बच्चों अभी हमने जाना था कि ये एक प्री स्कूल एज है, प्री स्कूल एज है। वो किसी स्कूल में जाकर, किसी विद्यालय में जाकर औपचारिक तौर पर शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा है। औपचारिक तौर पर जहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ एक फॉर्मेट जहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस प्रकार से हमें वहाँ पे एक जहाँ पर कुछ सेटअप है, तो एक समय दायरे में, एक टाइम टेबल के दायरे में, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन के दायरे में रहकर वहाँ पे चीज़ों को सिखाया जाता है। लेकिन घरों पर वो एक अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं जहाँ पर कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने से इतने समय पर सीखना है, इतने से इतने समय पर ये सीखना है, इतने से इतने समय पर वो सीखना है। यहाँ पर तो वो स्वतंत्र है, वो चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है खुद से, अपने पेरेंट्स की सहायता से, अपने बड़ों की सहायता से। तो शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय इसलिए कहा गया है कि बच्चे को जितना स्वतंत्र आप छोड़ेंगे, बच्चे को जितना एक्सप्लोर करने के लिए आप छोड़ेंगे, बच्चे के जितने सवालों का आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चा उतना ही परिपक्व होकर आएगा विद्यालय में। यानी बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी आधी से ज़्यादा तो तैयारी रहती ही है। जैसे कि भाषा विकास, उसको भाषा का ज्ञान रहता है, लेकिन स्कूल के अंदर एक तरीके से फिर उसको चीज़ें सिखाई जाती है। समझ में आ रही है ना बात? तो यानी शिक्षकों द्वारा इसको तैयारी का समय बताया गया है। इस अवस्था में शिक्षकों ने प्राक स्कूली अवस्था, प्री स्कूल एज कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों को किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं कराया जाता है। यही बात मैंने आपको अभी समझाई थी। ठीक है, क्योंकि औपचारिक स्कूल में बच्चे को दाखिला नहीं कराया जाता है, इसके लिए इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें प्राक स्कूल कहा जाता है। आपने देखा होगा प्ले वे स्कूल्स होते हैं, आपके नर्सरी स्कूल्स होते हैं। तो इन स्कूल्स को हम क्या कहते हैं? इन स्कूल्स को हम कहते हैं प्राक स्कूल या प्री स्कूल कहा जाता है, जिनमें बालकों को रखकर, इनका मकसद क्या होता है कि जिनमें हम बालकों को रखते हैं, बालकों को भेजते हैं, बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ पर अनौपचारिक ढंग से
या खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक ढंग से मतलब कुछ भी करो, आपके सामने खेल खिलौने हैं, आपके सामने और भी साधन हैं चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ भी करो, आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस क्लास में बैठना है, आपका ये रोल नंबर है, आपके लिए ये चीज़ें हैं। नहीं, आप जो है, आपको मन कर रहा है कि आप आप जो है बाहर जाकर ग्राउंड में खेलना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको जो वो देखेगा, समझने की कोशिश करेगा, और जो वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पर उनके केयर टेकर हैं, वो उनको चीज़ों को बताएंगे कि बच्चों ये है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। हम वहाँ पर तरह तरह के एप्पल फ्रूट्स बने हुए होते हैं, बच्चों को कहते हैं भाई बच्चों जाओ एप्पल लेकर आओ, तो वो बच्चा जाएगा, उसे पता चलेगा कि ये एप्पल होता है, एप्पल ऐसा दिखता है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लेगा, आएगा, ले लेगा। बच्चे से कहेंगे फुटबॉल लेकर आओ, फुटबॉल से खेलो, तो वो चीज़ों को अनौपचारिक ढंग से वहाँ पर सीख रहे हैं, कोई तरीके से वहाँ पर नहीं सीख रहे हैं। फ़ायदा क्या है इसका कि जब वो स्कूल में पहुँचते हैं तो उनको एक तो वो तैयार होते हैं स्कूल में बैठने के लिए, वो स्कूल में एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का फ़ायदा है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं, नर्सरी स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, प्ले वे स्कूल्स में नहीं जाते हैं, तो वही काम कौन करता है? वही काम करते हैं उनके बड़े, उनके पेरेंट्स, भाई बहन, या उनके माँ बाप, दादा दादी। ये उनका दायित्व होता है ये काम करने का। ठीक है, तो इन बातों को बच्चों ध्यान रखना है, इन बातों को समझना है कि शिक्षकों ने प्री स्कूल एज को, प्राक स्कूली अवस्था को या प्रारंभिक बाल्यावस्था को तैयारी का समय बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता दिया कि बच्चे के अंदर उत्सुकता बहुत होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों के अंदर उत्सुकता अधिक होती है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत अधिक होती है, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है तो वो क्यों है, कैसे है, क्या कारण है। तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों की आधी से ज़्यादा जो बात होती है वो यही होती है इस स्टेज में, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर उत्सुकता अधिक होती है। तो इस अवस्था में बालकों में अपने इर्द गिर्द जो भी उनके आसपास वस्तुएं हैं, चाहे वो जीवित हों या अजीवित हों, के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत अधिक होती है। तो वो चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि जब मान लीजिए अगर कोई मोबाइल ही रखा है, ये चल क्यों नहीं रहा है, अब आप उसको कारण बताएंगे कि वो चल क्यों नहीं रहा है। पक्षी उड़ रहा है, वो ऊपर क्यों है, वो उड़ क्यों रहा है। चीज़ों को, बात को समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, जिसका जो भी तरीका होता है करने का, तो हम उनको लेकर जाते हैं शमशान। अब छोटा बच्चा, माँ ने बच्चे को छिपा लिया कि कहीं ये डर ना जाए, लेकिन बच्चा गलती से देख लेता है, और उस अर्थी के साथ, उस मृत शरीर के साथ जो लोग जा रहे थे उनमें उस बच्चे का पिता भी थे, वो भी गए थे। वो थोड़ी बहुत देर बाद जो भी प्रोसेस होती है वो करने के बाद घर आते हैं, और बच्चा भी तैयार बैठा है। बच्चे को तो क्योंकि बच्चे के अंदर तो जिज्ञासा जागी हुई है कि ये क्या चल रहा था, ऐसे क्या, ये क्या हो रहा था, मतलब कहाँ लेकर गए, क्यों लेकर गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं दिमाग में। तो जब पिता आते हैं तो वो फ्रेश वगैरह होने के बाद जब बच्चे के पास बैठते हैं, बच्चा उनके पास आता है, तो वो क्वेश्चन कर ही लेता है कि भाई डैडी आप उनके साथ गए, वो बोल नहीं रहे थे कुछ, इस प्रकार से ऐसे लेकर जा रहे थे, क्या था वो, तो आप उन्हें बताएंगे बेटा वो एक्सपायर हो गए, वो ख़त्म हो गए। ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है, सांस नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जिस तरीके से भी आप बताएंगे। अच्छा, किसके पास गए फिर? अब वो पिता ने बोला वो भगवान के पास गए। भगवान के पास ही क्यों गए? भगवान
उनसे प्यार करते थे। पिता ने बोला। अब बच्चा तभी क्वेश्चन कर देगा, भगवान आपसे प्यार नहीं करते, आपको नहीं बुलाते? पापा को गुस्सा आया, पापा ने तुरंत लगा दिया। तो मतलब कहने का, बच्चे के अंदर जो है, जीवित चीज़ हो या अजीवित चीज़ हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है बातों को जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है। ठीक है, और वो जीवित हो या अजीवित हो। और मैंने आपको बोला कि मारना तो है ही नहीं बच्चों, पीटना तो है ही नहीं, धमकाना तो है ही नहीं। कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ सिचुएशन आ जाती हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अगर बच्चा कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में हमें धमकाना, डांटना, पीटना नहीं होता। इतनी बात आप समझ पाए? यानी वो अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को जानना चाहता है, समझना चाहता है। इसलिए इसको आप एक्सप्लोरेटरी एज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वातावरण में उपस्थित यह सब वस्तुएं किस प्रकार की। वही बात कि मतलब ऐसा क्यों है, कैसे कार्य करती है, वो एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन सब चीज़ों को वो जानना चाहता है, सब चीज़ों को वो समझना चाहता है, क्योंकि उनके लिए वो नई है, उनके लिए वो बिल्कुल न्यू है, एकदम नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो बच्चों, ये कैसी एज है? उत्सुकता वाली एज है। इस स्थिति में, इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत उत्सुकता होती है, वो चीज़ों को जानना चाहता है और समझना चाहता है। इसीलिए इसको पेरेंट्स ने जो है समस्यावस्था कहा है। ठीक है, यही कारण है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था, एक्सप्लोरेटरी एज कहा है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको एक्सप्लोरेटरी एज किस लिए कहा है, क्योंकि वो चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है। और अन्वेषणात्मक, जो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, वो भी तो यही करते हैं। कोई चीज़ वो खोजते हैं, तो ऐसी क्यों है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, यही तो चीज़ें वो करते हैं। या कुछ भी नई चीज़ वो खोजना चाहते हैं कि क्या कारण है उसके पीछे खोजने का, क्या कारण है उस चीज़ को याद करने का। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत थी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चों के अंदर उत्सुकता काफ़ी अधिक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है आपका प्यारे बच्चों, वो 2 से 6 साल का होता है। इस अवस्था को बच्चों निम्न नामों से भी जानते हैं, जैसे कि टॉय एज। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस अवस्था को प्री स्कूल एज, जिसे शिक्षकों ने कहा है कि तैयारी का समय, शिक्षकों ने बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था को तैयारी का समय बताया है। ठीक है, इसको आपने प्री गैंग एज, समूह बनने से पहले की अवस्था भी कहा है। इसको हमने स्कूल से जाने से पहले की अवस्था भी कहा है, प्राक स्कूली अवस्था, प्राक समूह अवस्था। ठीक है जी, इसको हमने एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा है, क्योंकि वो चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ से था, क्यों था, ये सब चीज़ें वो जानना चाहता है। इस अवस्था को चैटर बॉक्स एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस कर रहा है, बार बार चीज़ों को पूछ रहा है, बार बार चीज़ों को जानना चाहता है, इसलिए इसको चैटर बॉक्स एज भी कहते हैं। तो आपके पास अगर इन नामों से भी बात आ जाए तो आपको बात डरने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बताना है कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। ठीक, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में आज हमने देखा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को आज हमने समझा। तो आगे हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसके बाद हम वयस्क काल पर आएंगे, प्यूबर्टी पर आएंगे, उसके बाद हम किशोरावस्था पर आएंगे, एडोलसेंस पर आएंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप चीज़ों को जान पाए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें वीडियो को, अवश्य शेयर करें अवश्य वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, और साथ में वो जो घंटी का बटन होता है उसको भी दबाना है, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।
और अपने चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, लर्नर्स अकेडमी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।